Viewers, welcome to C2C News and another episode of Recap, the weekly news review show. And we have with us Dr. Vipul Saxena, our expert on a lot of matters. The reason why I say a lot of matters, there would be hardly any topics which he would not be able to speak. So that's why I just sum it up. Welcome to the show, sir. Thank you, Robin. Okay. We'll start with something very unique, जिसके बारे में श्रोता को शायद जानकारी रहेगी लेकिन कम जानकारी रहेगी. ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसको मेन स्ट्रीम मीडिया ने कवर नहीं किया है, लेकिन हम लोग की नज़र में है ये टॉपिक. और ये टॉपिक है RT-PCR टेस्टिंग एट द एंट्री एयरपोर्ट फॉर इंटरनेशनल पैसेंजर्स. व्हाट आर वी रिस्किंग, व्हाई आर वी टेकिंग दिस रिस्क. यानी कि जो इंटरनेशनल पैसेंजर हैं वो अब डायरेक्ट आ सकते हैं और एंट्री एयरपोर्ट के ऊपर जो है उनका जो कोविड-19 का टेस्ट है वो हो सकता है. तो इसके बारे में हम जानना चाहेंगे विपुल जी से, क्या बोलना चाहते हैं सर? सर रॉबिन, एक्चुअली इशू ये है कि पहले जो गाइडलाइंस होती थी उसमें ये था कि जो भी पैसेंजर है वो फ्लाइट बोर्ड करने के पहले, लास्ट फॉरेन एयरपोर्ट पे फ्लाइट बोर्ड करने के पहले वो 96 आवर्स के पहले अपना कोविड टेस्ट करवाएगा और जब वो कोविड टेस्ट नेगेटिव हो तो ही वो फ्लाइट बोर्ड कर पाएगा. तो ये कंडीशंस थी. बट ऑफ लेट DGC मिनिस्टर सिविल एविएशन ने एक सर्कुलर इशू किया है जिसमें उन्होंने बोला है कि अगर कोई पैसेंजर वो टेस्ट नहीं भी कर पाता है तो भी वो फ्लाइट बोर्ड कर सकता है. और जैसे ही वो इंडिया में पहले एयरपोर्ट पे लैंड करेगा वहां पर उसका टेस्ट होएगा और अगर वो टेस्ट पॉजिटिव है तो उसको क्वारंटाइन होना पड़ेगा और अगर नेगेटिव है तो देन जहां भी उसको जाना है ही कैन कंटिन्यू विद दिस नेक्स्ट डेस्टिनेशन. तो ये थोड़ा सा इशू है जो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं स्क्रूटिनी में रह गया है मिनिस्ट्री में किसी लेवल पर, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे, क्योंकि इस लेटर में कोई स्पेसिफाई नहीं किया गया कि अंडर विच सर्कमस्टांसेस पैसेंजर अगर वो टेस्ट नहीं कर पाए तो दे कैन बी एग्जेम्प्टेड. क्योंकि अगर वो आप नहीं बोलेंगे तो ये तो ओपन आपने परमिशन दे दिया है कि कोई भी पैसेंजर अगर नहीं चाहे तो बिना टेस्ट किए वो बोर्ड कर सकता है. इसका मतलब आप इन्फेक्शन को इंडिया में इन्वाइट कर रहे हैं, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि 96 घंटे पहले अपना टेस्ट कराए और अगर पॉजिटिव आए तो फिर वो फ्लाई नहीं कर पाए. तो हो सकता है कि पैसेंजर उसको अवॉइड करें. तो इसलिए मैंने एक मेल लिखा है अपने मंत्री माननीय हरदीप सिंह पुरी जी को और उसमें उनको सजेस्ट किया है कि इस लेटर को रिव्यू किया जाए और उसमें स्पेसिफाई किया जाए कि ओनली अंडर फ्यू सर्कमस्टांसेस ऐसे पैसेंजर को अलाउ किया जाए. उसके अलावा उनके लिए अलग सीटिंग अरेंजमेंट होना चाहिए और उनके लिए जो हॉस्पिटल सर्विसेज होती है, इनफ्लाइट सर्विसेज, उसमें भी थोड़ा रिजर्वेशन होना चाहिए कि जो लोग उनको सर्व कर रहे हैं वो दूसरों को सर्व नहीं करें, ताकि एक डिस्टेंसिंग मेंटेन हो जाए और सेफ्टी मेंटेन हो जाए. एंड दे शुड बी ट्रीटेड सेपरेटली एज दे आर इन्फेक्टेड, बिकॉज उनका टेस्ट नहीं हुआ तो यू डोंट नो कि वो इन्फेक्टेड है या नहीं है. तो लुकिंग एट फॉर लास्ट 3 years द वे मिनिस्टर सिविल एविएशन स्पेशली पुरी जी और DGC है, they've been very sensible and they've been taking public opinions into consideration and doing a lot of amendments. मुझे आशा है कि ऐसा कुछ गाइडलाइंस अमेंडमेंट आएगा और it will be a safe passage. Bail application of Ria and others involved in this SSR murder case has been rejected. Disha Serian case is opening up by the investigation agencies. The investigative officer of Bombay Police is changed. Should we read anything between the lines? What do you think? तुम्हें क्या लगता है रोबिन? मेरे को लगता है ये वापस कुछ कवर अप की तैयारी है. देखो, जहां तक मुझे लगता है कि कवर अप, यस, जहां तक पॉसिबल होगा मुंबई पुलिस कहीं ना कहीं कवर अप करने की कोशिश करेगी. महाराष्ट्र सरकार हर उस अटेम्प्ट को यूज करेगी जहां पे वो कवर अप कर सके. पर मुझे लगता है कि वो स्थिति बहुत दूर जा चुकी है जब इनका कुछ कंट्रोल होगा, और इसीलिए जो अभी एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर चेंज किया है ये उसी तरफ इंडिकेशन है कि शायद कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट को, यूनियन गवर्नमेंट को लग रहा था या सीबीआई का लगा हुआ कि जो महाराष्ट्र पुलिस के जो ऑफिसर्स हैं या मुंबई पुलिस के जो ऑफिसर्स हैं
वो कहीं ना कहीं प्रेशर में है, पॉलिटिकल प्रेशर में है। हो सकता है वो लोग या तो कुछ लीक कर दें या कुछ मैनिपुलेट कर दें, इसलिए इस ऑफिसर चेंज किया। ये एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है। एंड आई थिंक जो हम बात कर रहे हैं उसका अंदाजा अथॉरिटीज को, सीबीआई को, एनसीबी को ऑलरेडी है। जहां तक सवाल है केस का फॉरवर्ड मूवमेंट का, यस, रिया की बेल एप्लीकेशन जो रिजेक्ट हुई है एक बहुत बड़ा विक्ट्री है देश के लिए, कि भाई अगर आप ड्रग बेच दो, ड्रग कंज्यूम कर लो, लोगों के सुसाइड में कंट्रीब्यूट कर दो या मार दो, जो भी है, और स्टिल यू गेट अवे बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल सपोर्ट, वो संभव नहीं है। अब देखा चलेगा जब केस आगे बढ़ेगा, उसमें जो जो लोग अब तक छुपे हुए हैं उनके नाम मैं समझता हूँ कि कहने का नाम उजागर होंगे। और जिस तरह एनसीबी ने पिछले 2 दिन में रेड ली है, आज सुबह भी काफी रेड हुई है, अब लगता है मेरे को कि धीरे धीरे बड़े बड़े नाम इसमें आने शुरू होंगे और अगले हफ्ते 10 दिन में हमें काफी धमाके इसमें देखने को मिल सकते हैं। Okay. See, Kangana office bulldozed at short notice. Republic TV video cameraman and journalist along with their taxi driver arrested and legal help assistance denied. One senior citizen who happens to be a naval officer, retired naval officer, bashed up in Kandivali East yesterday evening. Where are we heading? मैं समझता हूँ कि रिया के केस में जिस तरह से उन्होंने एक इन्वेस्टिगेशन के नाम पर स्टेटमेंट लिए और एक नाटक रचाया गया कि हाँ पे इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं पर हमें कुछ मिल नहीं रहा है, वो जब एक्सपोज हो गया सीबीआई की इंक्वायरी ऑर्डर होने के बाद, और जिस तरह एनसीबी ने पिछले 10-15 दिन में जिस तरह के उन्होंने अरेस्ट किए हैं और जिस तरह से पूरा केस एक्सपोज हुआ है और रिया को गिरफ्तारी हुई है, उसकी बेल भी रिजेक्ट हो गई है। आई थिंक शिवसेना जो कि अभी सरकार में है और ये अघाड़ी सरकार को एक लेसन ले लेना चाहिए कि ये सब पॉसिबल नहीं है। और जब एक बार एक आपकी इमेज पर डेंट लग गया है फॉर वट एवर रीजन, तो उसको कंटिन्यू करने के बजाय कहीं ना कहीं सुधार करना चाहिए था। मुंबई पुलिस को कंट्रोल से निकाल देना चाहिए था और शिव सैनिकों को और अपनी सरकार को थोड़ा सा संयम में लाना चाहिए कि भाई हम सरकार में हैं, हम ये सब नहीं कर सकते। उसकी बजाय मैं समझता हूँ कि वो उसी रट पे चल रहे हैं कि नहीं हम तो शिवसैनिक है, जिस तरह शिवसेना पहले करती आई है कि भी जो बोलेगा उसको हम पीट देंगे, उसको मार देंगे। आई थिंक वो जमाना चला गया, अभी जनता सहन करने वाली नहीं है, लिबरल जमाना है। तो ये लोग जो भी कर रहे हैं इससे शिवसेना की खुद की इमेज खराब हो रही है और इसका खामियाजा उनको डेफिनेटली बीएमसी इलेक्शंस में और जब भी असेंबली इलेक्शंस होंगे उनको भारी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मुझे लगता है कि ये लोग शायद महाराष्ट्र पॉलिटिकल मैप से बाहर ही हो जाए अगर नहीं सुधरे तो। This brings up to another important question of this week. Is Republic TV has opened up Sunanda Pushkar case and some application moved in to Delhi High Court, जहाँ पे उनको रिक्वेस्ट किया गया था कि मीडिया ट्रायल ना हो और उन्हें रिस्ट्रेंट मेंटेन करने को कहा है रिपब्लिक टीवी को। Issue is the importance. Issue is why one of the important report which was ready to be collected at AIIMS not collected by Delhi police. बात यहीं से चालू हो गई। देखिए, हाँ, तो देखिए अब कई केसेस में लगता है कि मीडिया ट्रायल कुछ ज्यादा हो गया, वो भी एक गलत चीज है। मीडिया को भी कुछ अपने लिमिटेशंस में किसी भी केस को फॉलो करना चाहिए, कवर करना चाहिए। ऐसा नहीं लगेगा कि वो बायस्ड है या विंडिक्टिव है। अप टू दैट एक्सटेंट मीडिया कवरेज हमेशा अच्छी है। हमारा लोकतंत्र का चौथा पिलर है, उसका बहुत जिम्मेदारी है। तो उस जिम्मेदारी की लिमिटेशन में जहां तक मीडिया कोई भी केस को कवर करती है, आई थिंक सबको अच्छा लगता है। पर सुनंदा पुष्कर केस में जिस तरह रेस्ट्रिक्शन लगाए गए थे कि मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए, पर उसके बाद आपने देखा क्या कि रिपोर्ट दिल्ली पुलिस करेक्ट नहीं कर रही है, हाईकोर्ट भी सोया हुआ है, सरकार सोई है, सब लोग चुपचाप बैठो बिकॉज कानून ने रिस्ट्रिक्शन डाल दी है। तो उस केस में मीडिया को लिटरली गैग कर देना इस तरह के इशू में
अगर रिपब्लिक दोबारा चालू करता तो मैं नहीं समझता कि उसमें कहीं वॉयलेशन है। आई थिंक जिस तरह हम लोग रिकैप न्यूज चालू किए हैं कि भाई आपने न्यूज दिखा दी, उसके बाद आप चले गए, उस न्यूज में क्या हुआ कुछ पता नहीं है, वही सुंदर बुश के केस में हो रहा है। तो आई थिंक अगर ये एक्शन लिया जाए तो एक अच्छा एक्शन है और इसका पब्लिक को सपोर्ट करना चाहिए, सरकार को सपोर्ट करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि अगर वो रिपोर्ट दिल्ली पुलिस उसको लेती है, उसमें काफी बड़े बड़े राज खुलेंगे। This brings us to the last question for recap of this week. We had foreign minister level meeting day for yesterday. भारत और चाइना के दोनों विदेश मंत्री ने मुलाकात की और राफेल का इंडक्शन हो गया अंबाला एयरपोर्ट पे इंडियन एयरफोर्स में, एडिशनल क्वेश्चनिंग हो गई है इंडियन एयरफोर्स के लिए। ये सब चीज के क्या मायने हैं और आगे आने वाले 1-2 महीने के अंदर क्या सीन लगता है आपको? देखिए, भारत का जो एक डॉक्ट्रिन है कि भाई हम पहला अटैक नहीं करेंगे, ठीक है। तो पहले क्या होता था, पिछले करीब यू कैन से 71 वॉर के बाद जिस तरह से सरकारें आई हैं और पॉलिटिकल विल का हमें कहीं कहीं खामेजा भुगतना पड़ा है, कम फॉल पॉलिटिकल विल का, तो जो हमारा फर्स्ट अटैक का डॉक्ट्रिन है उसको इतना डायल्यूट कर देगा कि भाई हमें कोई मारेगा तब भी हम एक डिफेंसिव पे रहेंगे। आई थिंक मोदी जी के आने के बाद से उस डॉक्ट्रिन में थोड़ा सा सुधार आया कि अगर तुम हमें आग दिखाओगे तो हम भी आग दिखाने में काबिल हैं और हम उसका भरपूर जवाब देंगे। तो उस फिलॉसफी पे चलते हुए जहां LAC पे हमारी सेना मुस्तैद है, राफेल की एंट्री हो चुकी है और तो उस हम ये नहीं चाहते हैं कि दुनिया में हमारे मैसेज जाए कि चूंकि हम मिलिटरली स्ट्रांग हो गए हैं, हमारे पास सुप्रीमेसी आ गई है तो हमें किसी से बात नहीं करना। नहीं, भारत की वो पद्धति नहीं है। तो एक SCO समिट में रशिया में जब विदेश मंत्री थे और चाइनीज मिनिस्टर ने अप्रोच किया मीटिंग के लिए, तो मैं समझता हूँ कि अगर उन्होंने मीटिंग किया है तो उस पर नेगेटिव कुछ नहीं है, उसमें कुछ 5 सूत्री कार्यक्रम उन्होंने डिसाइड किया है, पर उस पर आगे ब्रिगेड लेवल पे वार्ता का जो डिसीजन हुआ है और भी कुछ मेजर्स की बात हुई है, तो अगर वो हो जाता तो बढ़िया है। पर चीन के जो हिस्ट्री रही है धोखा देने की, और पिछले 5-6 महीने से हम देख रहे हैं चीन एक तरफ बात कर रहा है, दूसरी तरफ अटैक कर रहा है और अपना बिल्डअप कर रहा है। तो इसलिए मुझे इन सब बातों से और इन सब मीटिंग से ज्यादा कुछ आशा नहीं है, अनलेस भगवान ने कुछ और सोचा हुआ हो। टाइम बिटवीन मिड नवंबर एंड दिसंबर कुछ लगता है आपको पॉसिबिलिटी? यस, नॉर्मली अगर आप देखें हिस्टोरिकली सर्दियों में ही, चाहे पाकिस्तान बॉर्डर पे हो या चाहे अपना लद्दाख और चाइनीज बॉर्डर पे हो, वही टाइम होता है जबकि वॉर होता है, क्योंकि चाइना चाहता है कि उस समय उनको लगता है कि वो लोग बेटर इक्विप्ड हैं सर्दियों में लड़ने के लिए, जबकि ऐसा नहीं है। भारतीय सेना सियाचिन में पिछले इतने दशकों से वहां बैठी हुई है, वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट पोजीशनिंग है, मिलिट्री पोजीशनिंग है। तो अब हम लोग मास्टर हो चुके हैं, अभी 1962 की भारतीय सेना नहीं है, वो थोड़ा जवाब देंगे और भगा देंगे चाइनीज को। एक्स इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर से ये सब सुनकर काफी हौसले बुलंद होते हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ता है और भारतीय सेना भी फुल चुस्ती फुर्ती तंदुरुस्ती और मुस्तैदी के साथ डटी हुई है। हम लोग सब उनको प्रेयर में रखे हुए हैं और सभी देखने वाले रॉबिन आपने सुना होगा वंस ए सोल्जर ऑलवेज ए सोल्जर। करेक्ट। तो सोल्जर भले रिटायर हो जाए लेकिन रहता फौजी है। दैट इज ट्रू, दैट इज ट्रू। आई थिंक मुझे लगता है कि पाकिस्तान को और चाइना को ध्यान रखना चाहिए कि भारत के फौजी भले रिटायर होके बैठा है, उसमें उतना ही दमखम है जितना दमखम वो जो यूनिफॉर्म में तब भी था। नहीं, ये एक थोड़ा सा डिस्कशन को 1 मिनट आगे लेके जाते हैं हम लोग टॉपिक पे। ये गलवान वैली में जो हुआ वो और उसके बाद जो लद्दाख में हुआ, इससे देश का कोने कोने में नागरिक जो है वो काफी एक्साइटेड है। उनका ऐसा नहीं कि पहले उनको विश्वास नहीं था, उनको विश्वास हमेशा से रहा है अपनी भारतीय सेना, एयरफोर्स और नेवी के ऊपर। लेकिन अभी जो चाइना वाला जो एंगल आ गया है, उसके अंदर हमेशा हम लोग ये सुनते आए थे एज सिविलियन कि वो लोग हमारे एरिया में अंदर घुस जाते हैं, कभी सिक्किम की साइड को, कभी अभी लद्दाख हो गया, उसके पहले अरुणाचल प्रदेश था। ये पहली बार हो रहा है जब हम उसको प्रीएम्प्ट कर रहे हैं,
प्रोएक्टिवली हम लोग कुछ कर रहे हैं। तो ये सब नज़ारे देखकर हम लोग का विश्वास और कॉन्फिडेंस काफी बढ़ रहा है। सरकार के साथ पहले भी था और डिफेंस सर्विस के साथ भी था, लेकिन अब जो एक्साइटमेंट है वो ऐसा लगता है कि ये चाइना ने अभी तक जो भी खुद का एक इमेज पोर्ट्रे किया था वो सिर्फ एक झांकी टाइप का था, बट हकीकत में वो सिर्फ खोखलापन है। आपका क्या विचार है? बिल्कुल सी मैंने जैसे पहले बोला था कि चाइना बॉर्डर पे संभव हमारी जो पॉलिसी रही थी मोदी जी के आने के पहले एक बहुत डिफेंसिव पॉलिसी थी, इसलिए उसकी उस बॉर्डर की प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी, सर्विलेंस और उस तरह के इक्विपमेंट के बारे में सरकारें जनरली एक लैकलस्टर एटीट्यूड लेके चलती रही हैं। वो पाकिस्तान से प्रॉक्सी वार में बिजी रहे और सोचते जब तक पाकिस्तान से सब कुछ ठीक है, चाइना कुछ नहीं करेगा, होगा देखेंगे, इतनी जमीन पहले ले ली और ले लिया तो चलेगा। तो वो एटीट्यूड खत्म हुआ है। और जब से मोदी जी आए तो आपने देखा डोकलाम में क्या हुआ। डोकलाम अल्टीमेटली डोकलाम वाज द फर्स्ट कॉन्फ्लिक्ट जिसमें कि हमने चाइनीज फोर्सेस को इक्वली जवाब दिया और फाइनली उनको वहां से खदेड़ा। तो मैं समझता हूँ वहां से एक तो पॉलिटिकल विल हमारी क्लियर दिखी है जनता को, और जनता में और सरकार को भी कॉन्फिडेंस आया, बिकॉज पहले इस लेवल पे कभी कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ। फौजों को हाथ खुले मिले हैं कि हम अभी खुलकर जो भी हमें एक्शन लेना है, जो हम समझते सही हो, उसमें सरकार के बिना इंटरफेरेंस के हम ले सकते हैं। तो उससे डोकलाम के बाद, और मैं समझता हूँ उसी का एक नतीजा है कि अब जब गलवान में हुआ तो फौजों को इतना इंडिपेंडेंस दी हुई थी कि उनको दोबारा पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी मैं उसको एक्शन लूं या नहीं लूं। तो वो एक सेकंड स्टेज था। और उसके बाद जिस तरह से हमारी सेनाओं का मनोबल बढ़ा है, उसका आप देख रहे हैं कि क्या क्या हाल है। हमने जितनी सुप्रीमेसी अभी ले ली है, फिंगर 4 वगैरह, जो कि भारत ने कभी नहीं थी, आज हम ऐसी सुप्रीमेसी में कि चाइना की हार निश्चित है। अगर चाइना लड़ाई के लिए आता है तो वो एक सुसाइडल मिशन ही होगा, क्योंकि उसमें उनको बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। राइट। So, viewers, this brings us to the end of recap for this week, and we'll connect with you next week with more topics, the burning issues, और ये सारे issues जो भी हम लेके आते हैं उसको हम लोग हैंडपिक करते हैं, क्योंकि पूरे हफ्ते भर में कम से कम 2 दर्जन ब्रेकिंग न्यूज रहते हैं, इश्यूज रहते हैं। उसमें काफ़ी सारे इश्यूज ऐसे रहते हैं जिसकी जानकारी हम लोग को ऐसा लगता है आपके पास ऑलरेडी है। सिर्फ ऐसे इश्यूज हम लोग उठा के लाते हैं एपिसोड के पर्पज से, जिसमें हमको लगता है कि कुछ जानकारी आपके पास शायद नहीं होगी। और उसी में एक टॉपिक जो आज हम लोगों ने डिस्कस किया वो था RT-PCR वाला, जो फॉरेन कंट्री से डायरेक्ट मैसेजेस आ रहे हैं। आई एम श्योर आपने ये सब इंफॉर्मेशन को लाइक किया होगा। हमारे साथ जुड़े रहें, अगले वीक फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।